पैसा एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं और जिसे पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन पैसे की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। ये सिर्फ कुछ सिक्कों और नोटों से कहीं ज्यादा गहरी है। और अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जो शायद हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। ये पैसा असल में आता कहाँ से है? स्कूल में जो हमने सीखा है हो सकता है वो पूरी कहानी ना हो, और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला हो सकता है। ये कहानी तो शायद हम सबने सुनी है कि बहुत पहले लोग बार्टर सिस्टम यानी चीजों का लेन देन करते थे, जैसे भेड़ के बदले अनाज या औजारों के बदले कोई और सामान। अब ये सिस्टम बहुत मुश्किल था, तो बाजार ने इसका एक आसान हल निकाला, पैसा। पर क्या सच में ऐसा ही हुआ था? तो ठीक है, अब जरा इस पारंपरिक कहानी की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने आती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, पारंपरिक सोच ये है कि पैसा व्यापार को आसान बनाने के लिए आया, लेकिन इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी के सबूत कुछ और ही कहते हैं कि पैसे का पहला काम व्यापार नहीं बल्कि कर्ज का हिसाब किताब रखना था। मतलब पैसा कोई बाजार की जरूरत नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक आविष्कार था। तो इस दूसरी सोच का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है हिसाब की इकाई। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चीज की कीमत नापने के लिए कोई पैमाना या रूलर हो। पैसा अपने आप में कोई चीज नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है ये मापने का कि कौन किसका कितना कर्जदार है। ये एक सामाजिक समझौता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस पूरे सिस्टम को वैल्यू किसने दी? सबूत बताते हैं कि राजाओं और सरकारों ने। उन्होंने कहा, आपको हमें टैक्स देना होगा और हम पेमेंट के तौर पे सिर्फ यही खास पैसा लेंगे। बस फिर क्या था? अचानक से सबको उस पैसे की जरूरत पड़ गई और इसी तरह उसे वैल्यू मिली। पैसे की इस असली कहानी को समझना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसा एक बार फिर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। हम उस पैसे से आगे बढ़ रहे हैं जिसे हम जानते हैं, एक नए डिजिटल युग की तरफ। देखिए, आज हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फिएट मनी। इसकी कीमत सोने के भंडार से तय नहीं होती, बल्कि सरकार के एक आदेश और उस पर हमारे भरोसे से होती है। यह बिल्कुल उसी आइडिया से जुड़ा है जिसकी हमने अभी बात की, कि सरकार ही पैसे को असली वैल्यू और पहचान देती है। और सच कहूं तो ये कोई नई बात नहीं है। पैसा सदियों से बदलता आया है। 10वीं सदी में चीन के कागजी नोटों से लेकर 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड के खत्म होने तक पैसे का रूप हमेशा बदलता रहा है। और अब इस कहानी का अगला पड़ाव सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसीज की तरफ जाता दिख रहा है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी या आइडिया नहीं है, ये सच में हो रहा है और बहुत तेजी से। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक दुनिया के 85% सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक ग्लोबल बदलाव है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा फोकस बन चुका है। वो सब पैसे के भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, और वो भविष्य डिजिटल है। तो सवाल ये है कि पैसे का ये नया रूप असल में दिखेगा कैसे? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीबीडीसीज काम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बहुत जरूरी बारीकियां हैं। सबसे पहला और बड़ा फर्क तो ये है कि इसे इस्तेमाल कौन करेगा। होलसेल सीबीडीसीज को आप बैंकों के लिए एक खास डिजिटल हाईवे समझ सकते हैं, जिससे वो आपस में बड़े बड़े अमाउंट्स जल्दी से ट्रांसफर कर सकें। और दूसरी तरफ है रिटेल सीबीडीसीज, जो हम जैसे आम लोगों के लिए होंगे, हमारी रोज की चाय कॉफी, ग्रोसरी और बाकी पेमेंट्स के लिए। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि ये काम कैसे करेगा। अकाउंट बेस्ड सिस्टम हमारे आज के बैंक अकाउंट जैसा होगा, जहां पैसा हमारी पहचान से जुड़ा होता है, यानी पैसे पर हमारा नाम लिखा है। दूसरी तरफ है टोकन बेस्ड सिस्टम, जो बिल्कुल डिजिटल कैश की तरह होगा। जिसके पास वो डिजिटल टोकन है, पैसा उसी का है, ठीक वैसे जैसे हमारी जेब में रखा हुआ कोई नोट। अब देखिए, जब भी कोई इतनी शक्तिशाली नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ बड़े बड़े वादे भी आते हैं और उतने ही बड़े खतरे भी। ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है और इसके नतीजे हम सबको प्रभावित करेंगे। तो चलिए इस सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ है एफिशिएंसी, स्पीड और फाइनेंशियल इंक्लूजन का शानदार वादा,
तो वहीं दूसरी तरफ हैं हमारी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और आज़ादी को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि सीबीडीसी से ट्रांजैक्शन की लागत कम हो जाएगी और पेमेंट लगभग तुरंत हो जाएंगे। ये उन करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ सकते हैं जिनके पास आज बैंक खाते नहीं हैं। और हाँ, इससे फाइनेंशियल क्राइम को ट्रैक करना और टैक्स कलेक्शन को ऑटोमेट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वहां कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या होगा अगर हर कोई कमर्शियल बैंक से अपना पैसा निकालकर सीधे सेंट्रल बैंक में रख दे? इससे फाइनेंशियल सिस्टम में अस्थिरता आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी सरकार को हमारे हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने की ऐसी पावर दे सकती है जैसी पहले कभी नहीं थी। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। ये सब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। ये भविष्य असल में दुनिया भर में आज अभी बनाया जा रहा है। अब बहस इस बात पर नहीं है कि क्या ये होगा, बल्कि इस बात पर है कि ये कैसे होगा, कब होगा और किन शर्तों पर होगा। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो सब कुछ साफ हो जाता है। जो देश गुलाबी और बैंगनी रंगों में दिख रहे हैं, वो पहले से ही सीबीडीसीज पर रिसर्च कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, या कुछ ने तो इसे लॉन्च भी कर दिया है। बहामास से लेकर चीन और नाइजीरिया तक पैसे का भविष्य हमारी आंखों के सामने ही बन रहा है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब पैसा पूरी तरह से डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो असली पावर किसके हाथ में होगी? सरकार के, बैंकों के, या फिर नागरिकों के? इस नई डिजिटल दुनिया में सुविधा और नियंत्रण के बीच शक्ति का संतुलन कैसे बनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।